Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed, student. I am your मैथ्स टीचर. हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को कंटिन्यू किया हुआ है. हमने लास्ट लेक्चर की बातें थोड़ी सी रिवाइज़ कर देता हूँ. हमने 1 चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट किया है और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. और जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो पेपर स्टाइल है, पढ़ाने का स्टाइल है, उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. थ्योरी पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप MCQs वगैरह को आसानी से हैंडल कर लेंगे. अलग से कोई बुक वगैरह की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो ज़रा ज़्यादा एडवांटेज आपको हो जाएगा. तो चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट करना है, तो 2 को हम एंड पे रखते हैं. फर्स्ट 50% का जो कोर्स है वो हम यूनिक में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट 50% के कोर्स के अंदर हमारा फर्स्ट 6 चैप्टर है. हमारे सिलेबस में फर्स्ट 6 कॉन्सेक्यूटिव चैप्टर्स हैं. उनमें से हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर. सेकंड चैप्टर हम 6 कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे, क्योंकि अभी वो काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो स्टूडेंट्स जो न्यू हो उनके लिए उनको ज़रा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम उसको एंड पे रखते हैं. तो चैप्टर नंबर 3 हम 1 के बाद स्टार्ट करेंगे. और आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की वेटेज जो है वो आप नोट कर लें. मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ मैथ की बुक साथ रखें, उन पे चीज़ें नोट किया करें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट करना है. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की वेटेज नोट कर लें. 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं MCQs और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है. 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से, और 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 1 पार्ट. ओके स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 हमने जो है वो स्टार्ट करना है 1 चैप्टर के बाद. और चैप्टर नंबर 3 इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले इस चैप्टर की बोर्ड वेटेज क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग लिख लें. तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 से पेपर में आते हैं. 1 या 2, किसी साल 1 भी आए हैं, किसी साल 2 भी आए हैं, तो MCQs आएंगे. और 1 लॉन्ग पार्ट 5 मार्क्स का, वो चैप्टर नंबर 3 से ज़रूर आता है, 100% आता है आपको. इसलिए इस चैप्टर को अहम भी समझना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे. पहले चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट किया था उसकी बोर्ड वेटेज जो थी उसमें से सिर्फ शॉर्ट थे और ऑब्जेक्टिव थे. इसमें लॉन्ग पार्ट भी इसमें से आता है. तो होपफुली आप लोगों ने ये पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा. चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. और सबसे पहले आपको बोर्ड वेटेज का पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती हैं. 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 लॉन्ग पार्ट आएगा 5 मार्क्स का. वो किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होगा, वो फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह होगा. तो ये हमारा स्टार्ट में पहला पॉइंट ये था और होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट है ये वेटेज ज़रूर लिखा करें, ताकि आपको उस चैप्टर की अहमियत का अंदाज़ा हो सके कि इस चैप्टर को आपने कितना ज़्यादा टाइम देना है या कितना ज़्यादा टाइम नहीं देना.
तो स्टार्ट हम करेंगे मैट्रिसेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये देखें कि मैट्रिसेस जो है वो क्या चीज़ होती है, किसने इसको इन्वेंट किया और क्या इसका यूज़ है, फिर हम इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है। तो मैट्रिसेस जो हैं वो आप लोग सब लोग पेज नंबर 80 के ऊपर आ जाएं। पेज 80 के ऊपर इंट्रोडक्शन है, उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। तो मैट्रिसेस जो है वो जेम्स सिल्वेस्टर, ये जो है वो इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं, और आर्थर क्ले, ये मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ये मैट्रिसेस फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया। तो एमसीक्यूज़ वगैरह में ये बातें आ सकती हैं, इसलिए आप लोग ये दोनों मैथमेटिशियंस के नेम बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 80 पेज के ऊपर चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है उसकी सेकंड थर्ड लाइन के अंदर इन दोनों मैथमेटिशियंस के नाम लिखे हैं, आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लें। जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर क्ले इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैट्रिसेस फॉर्मेट क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, ये इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिसेस जो है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन डाटा को रो और कॉलम में अरेंज करने का नाम है। जस्ट इंफॉर्मेशन है कि आपने सपोज़ कोई दो क्रिकेट टीम के दरमियान कोई मैच हुआ है, अब वो मैच की सारी समरी आप एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख के 2 3 4 पैराग्राफ इतने ज़्यादा बना दें और दूसरी तरफ आप उनको रोज़ और कॉलम में डाटा को शो कर दें कि टीम ए के ये प्लेयर ने इतने रन्स किए, दूसरे प्लेयर ने इतने रन्स किए, ये आप रो और कॉलम की फॉर्म में अगर आप शो करें तो एक तरफ टीम मैच का जो है वो समरी पैराग्राफ की फॉर्म में है और दूसरी तरफ मैच की समरी जो है वो आपकी उसकी फॉर्म में है, रो और कॉलम की फॉर्म में है। तो जो रो और कॉलम की फॉर्म में है उसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा, आप जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ज़्यादा लिखने को शॉर्ट करने के लिए, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इजी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो है वो मैट्रिसेस को यूज़ किया गया है। वैसे भी मैं इसकी पहली लाइन पढ़ता हूँ इंट्रोडक्शन की, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। वाइल सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी ये मैथमेटिक्स के अंदर ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी ये मैट्रिसेस यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अ न्यू नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग, कि आप पैराग्राफ लिखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा और फिर उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट चाहिए होगा, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और लिखने में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डाटा को रो और कॉलम में लिख देंगे तो आप आसानी से उसको जल्दी कम टाइम में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैट्रिसेस का जो बेसिकली यूज़ है वो डाटा को अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम, ताकि वो एक कन्वीनियंट वे में जल्दी जो है वो टाइम सेविंग वे में वो चीज़ इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। तो ये इसका यूज़ है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैट्रिसेस जो है वो एक कन्वीनियंट वे है टू रिप्रेजेंट डाटा, और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर क्ले ने ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आपको एज ए ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर इनके मैथमेटिशियंस के नाम वगैरह कभी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये मैट्रिसेस की ही एक नंबर फॉर्म को कहते हैं, मैट्रिसेस की ही एक नंबर फॉर्म को कहते हैं। इसमें फॉर्मेट और होता है, इसमें फॉर्मेट और होता है। ये मैट्रिसेस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी हो एक इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो डिटर्मिनेंट हम यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट जो है ये भी आप नोट कर लें, इंट्रोडक्शन के पेज के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है, ये चाइनीज़ और जापानीज़ मैथमेटिशियंस ने मैट्रिसेस के अंदर डिटर्मिनेंट के ऊपर काम किया है। तो ये आप नोट कर लें कि स्की क्वा और जर्मन मैथमेटिशियंस गॉटफ्रेड विलियम लाइबनिज, ये मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने
डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करवाए कि हम मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाएं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर उसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जर्मन मैथमेटिशियंस ने जो है वो चाइनीज़ और जापानीज़ मैथमेटिशियंस ने ये इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो आप इनका नाम भी अंडरलाइन कर लें, एज ए MCQs आपको ये ट्रीट करना पड़ेगा। स्कीक्वा जो है वो जापानीज़ मैथमेटिशियंस हैं और जर्मन मैथमेटिशियंस गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज़, इन्होंने डिटर्मिनेंट के ऊपर काम किया है। तो चैप्टर 3 बेसिकली डिपेंड्स ऑन मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस को हमने देख लिया है कि वो उसका यूज़ क्या है और उसको किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मैट्रिक्स की, और इसको जो है वो हम इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमने उनके नाम भी बुक पे आपने पेज 80 के इंट्रोडक्शन के जो 2 पैराग्राफ हैं उनके ऊपर आपने अंडरलाइन कर लेने, एज ए MCQs आपको ट्रीट करते हैं। अब हम मैट्रिसेस से प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। हाउ वी डिफाइन मैट्रिक्स, रोज, कॉलम्स, इनकी नोटेशंस, ये वगैरह हम डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिसेस को आप जर्नल फॉर्मेट को देख लें कि मैट्रिसेस के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स क्या है कि आपने सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करने हैं। पहला स्टेप, रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। 1 चैप्टर के अंदर हमने रियल नंबर्स भी स्टडी कर लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टडी कर लिए हैं। तो नंबर 1 पे जो इन्फॉर्मेशन या जो डाटा होगा वो आपका या तो रियल नंबर की फॉर्म में होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होगा। अब आपने नंबर 2 में उनको क्या करना है कि उन नंबर्स को आपने ब्रैकेट के अंदर अरेंज करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करना है। सपोज 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने ये आपके पास 6 एंट्रीज थी, आपने 6 एंट्रीज जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर अरेंज करनी है इस फॉर्म में कि ये जो अरेंजमेंट है ये रो नंबर 1 बनाएगी, ये जो सेकंड अरेंजमेंट है ये रो नंबर 2 बनाएगी, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंजमेंट है वो कॉलम 1 बनाएगी, इसी तरह सेकंड वर्टिकल जो अरेंजमेंट है वो कॉलम नंबर 2 बनाएगी, एंड सिमिलरली जो थर्ड वर्टिकल अरेंजमेंट है वो कॉलम नंबर 3 बनाएगी। तो डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करने को और उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करने से जो शेप बनती है दैट शेप इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो उसको हम मैट्रिक्स शेप कहते हैं। फिर दोबारा सुन लें, मैट्रिसेस के लिए को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए कि रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ए डाटा, एज ए इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। फिर आपने उन नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम, और उसके बाद उसको आपने ब्रैकेट के अंदर, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपने जो है वो इनक्लोज कर देना है। तो जो फॉर्मेट बनेगा उस इंफॉर्मेशन का दैट शेप इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप रो में जितने एलिमेंट यूज़ हो जाएंगे तो हर रो में उतने ही एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। कॉलम में जितने एलिमेंट यूज़ होंगे हर कॉलम में उतने ही एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। मतलब फर्स्ट रो में 1, 2, 3 एलिमेंट यूज़ हुए हैं, तो अगर उस मैट्रिक्स में और रोज़ हैं, रोज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिमिलरली कॉलम्स के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितनी तादाद होनी चाहिए, तो उन रोज़ के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। इफ़ फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ऑल रोज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स ओनली। And if first column consists of 2 elements, then all of remaining column also consist of same number of elements। तो ये आपने पैटर्न याद रखना है। तो जो फॉर्म होगी उसको हम मैट्रिक्स कह देंगे। क्लियर? तो इनफॉर्मल डेफिनेशन है बुक के ऊपर, आप पहले वो नोट कर लें, पेज 80 के ऊपर। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड इन अ arranged in rows and columns and enclosed by a pair of bracket is called a matrix। सो ये आप बुक के ऊपर नोट कर लें, इसको इनफॉर्मल डेफिनेशन कह दें और 1-2 एग्जांपल के तौर पे आप
कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी के 2-3 मैट्रिक्स बना के दे दें। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट सच एज, 1-2 एग्जांपल दे दें, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स फुल स्टॉप। इसको आप इनफॉर्मल डेफिनेशन लिख लें या आप डेफिनेशन नंबर 1 कर लें ऑन पेज 80। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, जब मैट्रिक्स बन जाता है तो फिर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो होती है उनको रोज़ कहते हैं, यानी इसके सब पोर्शंस क्या हैं, रोज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो नंबर आएंगे वो रोज़ हो जाएंगे, और इसी तरह जो वर्टिकल में नंबर्स आएंगे, जो वर्टिकल में नंबर आ जाएंगे वो आपके वर्टिकल जो अरेंजमेंट में आ जाएंगे वो आपके कॉलम हो जाएंगे। तो आप इनको सिर्फ समझें, बुक के ऊपर बड़ी क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई हैं, सिर्फ इनको आप यहाँ ध्यान से समझें। मैट्रिसेस कैसे डिफाइन हुआ है कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब बन जाता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर जो होती है वो रोज़ बनाती हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट जो होती हैं वो कॉलम बनाते हैं, और नंबर जो यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो नंबर हम यूज़ करते हैं, नंबर यूज्ड इन अ मैट्रिक्स, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। एलिमेंट, मेंबर्स, एंट्रीज, कोई भी नाम आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट देख लें कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन नंबर 1 को आप इनफॉर्मल डेफिनेशन समझ लें, यानी इजी टू लर्न है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट सच एज, 1-2 एग्जांपल दे दें मैट्रिक्स की, खुद बना के अपनी मर्जी की एंट्रीज की। फिर उसके बाद उसकी सब डेफिनेशंस क्या हैं कि जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होंगी वो रोज़ कहलाएंगी, वर्टिकल अरेंजमेंट होंगी कॉलम कहलाएंगी, जो एलिमेंट उनके अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो नंबर यूज़ हो रहे हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स में शॉर्ट लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स represent the order of a matrix and is written as rows, number of rows multiply number of कॉलम्स। तो ये इसको लिखने का पैटर्न है, इफ़ रोज आर m एंड कॉलम्स आर n, सो m बाय n जो है वो किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को लिखने का पैटर्न होगा। तो ये बुक के ऊपर डेफिनेशन का फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ, आप फिर भी लिख लें। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं वो काउंट करना है, कितने कॉलम है वो काउंट करना है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो इस पैटर्न पे लिख देना है कि रोज़ की तादाद को पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर कॉलम की तादाद को लिखना है, तो वो m बाय n जो है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, इसमें रोज़ 2 हैं तो 2 को पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, कॉलम 3 है तो आप 3 को बाद में लिखेंगे। सो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज़ 2 बाय 3, इस तरह आप ऑर्डर उसको शो कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैं आपको रिपीट कर देता हूँ
आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपको चैप्टर 3 के बारे में पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी वेटेज क्या है। बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर 3 की वेटेज 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव और 1 लॉन्ग पार्ट 5 मार्क्स का, ये इसकी बोर्ड एग्ज़ाम की वेटेज है। फिर उसके बाद मैट्रिसेस जो है वो किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं और किन मैथमेटिशियन ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैट्रिसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कन्वीनियंट वे में, इजी वे में, टाइम सेविंग वे में लिखने का फॉर्मेट है और ये जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर क्ले, इन मैथमेटिशियंस ने ये मैट्रिसेस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट, ये हम मैट्रिक्स से ही जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और ये एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ वे हैं, वो जैसे ही डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स की डिटेल आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो है वो जर्मन मैथमेटिशियंस और जापानीज़ मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। स्कीक्वा और गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज, ये मैथमेटिशियंस जिन्होंने ये डिटर्मिनेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एज ए MCQs आपको इन मैथमेटिशियंस के नाम आने चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आप मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 इनफॉर्मल डेफिनेशन कह लें, इजी वे है क्योंकि इसमें कुछ जर्नल नहीं किया वैसे, क्योंकि इनफॉर्मल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें जर्नल बात करते हैं, तो इसमें हमने एग्जांपल दे दी है पर्टिकुलर, तो इसलिए इसको आप इनफॉर्मल या पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कह लें। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड सच एज, एक द एग्जांपल दे दें, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब जनरेट हो जाता है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नंबर आते हैं उनको रोज़ कहते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में जो नंबर आते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं, और जो नंबर उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चीज़ है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट कर लें और उसको इस पैटर्न पे लिखेंगे तो वो ऑर्डर कहलाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखना है। इफ़ मैट्रिक्स रोज़ m तो m पहले आ जाएगा और उसमें कॉलम n है तो n बाद में आ जाएगा। सो m/n ये इसको रीड करने का तरीका होगा, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होगा। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स था, इसके अंदर 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो 2 रोज़ हो गई, 3 वर्टिकल अरेंजमेंट है तो 3 कॉलम्स हो गए, तो ऑर्डर ऑफ द गिवन एग्जांपल इज़ 2/3। क्लियर? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो ये पेज 80 के ऊपर जितनी बातें हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अगर आप पेज 80 को आपने रीड भी करना है अपने तौर पे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। आपको ये एज ए MCQs के लिए भी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और पेपर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी यह चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो अब हम प्रॉपर मैट्रिक्स की डेफिनेशन करेंगे और आपने फिर उसको उस फॉर्मेट को समझना भी है। डिफाइन मैट्रिक्स, तो जब मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन आएगी, हाउ वी डिफाइन मैट्रिक्स, तो आपने ये वाली लिखनी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये डेफिनेशन पेज 81 के ऊपर फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो रही है। आपने इसको समझना है, बुक के ऊपर लिखिए, आप वहाँ अंडरलाइन कर लें। बुक्स आप सब लोग अपने साथ रखें, बुक सामने रखें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बुक के ऊपर नोट करें। ख़ास तौर पे 3 चैप्टर के ऊपर, 3 चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बुक की काफ़ी ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें बुक के ऊपर बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, आपने वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। बुक सामने रखें, जो बातें मैं कहूँगा वहाँ अंडरलाइन कर लेंगे आप। पेज 81 के ऊपर ये जो जर्नली से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर इज़ कॉल्ड एन m/n मैट्रिक्स रिटन एज m/n फुल स्टॉप, यहाँ तक जो है वो आप मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे। और ये मैट्रिक्स जो बुक के ऊपर बना हुआ है ये भी साथ आपने बनाना है। अब ये कैसे बनता है सर, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m/n मैट्रिक्स, अब ब्रैकेटेड मैं वहाँ रीड कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा देख लें। अब ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m/n elements arrange in m rows and n columns such as, ये मैट्रिक्स समझना आपने कैसे बनाया।
अब हमने ऊपर ये कहा है कि a bracketed rectangular array of m by n elements, तो यानी ऑर्डर हम बता रहे हैं कि उसमें m रोज़ हैं और n कॉलम है, यानी रोज़ की तादाद कितनी है, रोज़ जो हैं वो उसमें m है, कॉलम्स जो उसमें n है। यानी m जर्नल जब हम कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर नहीं है, जर्नल डेफिनेशन है, इसलिए m ये 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 रोज़ भी हो सकती हैं एंड सो ऑन, इस तरह आगे भी। इसी तरह कॉलम्स के अंदर भी तादाद जो है वो जर्नल बता दी है कि n है। तो अब हमने m रोज़ शो करनी है मैट्रिक्स के अंदर और n कॉलम शो करने हैं। तो तरीका क्या होगा कि ये स्मॉल एलिमेंट्स पर्टिकुलर की बजाय हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, फर्स्ट रो लिखने लगे हैं तो आपने a के साथ 1 लिखना है, A1, फिर 1, पहला 1 रो को वो शो करेगा, दूसरा 1 कॉलम को शो करेगा। सो A1 1 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट जर्नल एलिमेंट लिखने का ये तरीका होता है। तो A फॉर एलिमेंट और 1 1 पोजीशन ऑफ एलिमेंट है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर ये एलिमेंट आ रहा है। फिर इसी तरह फर्स्ट रो में कंटिन्यू है तो 1, लेकिन कॉलम 2 हो गया है तो इसलिए 1 2। फिर फर्स्ट रो में कंटिन्यू है तो इसलिए 1, और कॉलम नंबर यानी थर्ड एलिमेंट लिख रहे हैं तो इसलिए 3, फिर A1 4 सो ऑन। 3-4 एलिमेंट पहले शो करें। अब हमने कितने कॉलम, ये 1 कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए, ये 4, हमें कॉलम n तक जाना है तो इसलिए हम सो ऑन में बाकी कर देंगे। और लास्ट एंट्री जो है, रो फर्स्ट है और लास्ट कॉलम का नाम n है, इसलिए 1n हो जाएगा, और इधर आप इसको इनक्लोज कर लें। तो इस तरह आपने जर्नल डेफिनेशन में जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो इस तरह बना ली। फिर दोबारा इसको देख लें कैसे बनाना है। आपको डेफिनेशन में हमने रोज़ की तादाद m बताई है, कॉलम की तादाद n बताई है। आप m बाय n कॉलम का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो आपने क्या तरीका यूज़ करना है कि आप फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने ये बताया भी है कि i की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन m तक i रो के लिए यहाँ यूज़ हो रहा है, और j की तादाद जो है वो n तक है, और j कॉलम के लिए, यानी पहला i के तौर पे यूज़ हो रहा है, दूसरा j के लिए यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट रो लिख रहे हैं इसलिए पहली एंट्री सब में 1 रहेगी। फर्स्ट एंट्री होगी तो कॉलम में भी 1 आ जाएगा, सेकंड एंट्री होगी तो कॉलम 2 बन जाएगा, थर्ड एंट्री होगी कॉलम 3 बन जाएगा, 4 एंट्री होगी कॉलम 4 बन जाएगा, और सो ऑन बाकी एंट्रीज आ जाएंगी, और लास्ट पे कॉलम नंबर n पे आ जाएगा। क्लियर? इस तरह आप सेकंड रो बनाएंगे तो A2 रो नंबर 2 है तो इसलिए 2, और कॉलम 1 है इसलिए 1, सो A2 1 A2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम बन गया, A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सो ऑन A2n सेकंड रो और nth कॉलम जो है वो आपकी एंट्रीज बन गई। इस तरह आप जर्नल मैट्रिक्स बनाएंगे, और आपको ये जर्नल मैट्रिक्स आना चाहिए कि एलिमेंट विद देयर पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि 1 1 पोजीशन मैट्रिक्स के अंदर किस जगह पे होती है, 1 2 पोजीशन मैट्रिक्स के अंदर किस जगह पे होती है। क्लियर? इसी तरह थर्ड रो बनाएंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 सो ऑन 3n, तो ये आपकी इस तरह थर्ड रो जनरेट हो जाएगी। क्लियर? सो ऑन। अब आपने रोज़ कितनी जनरेट करनी है, m, तो आप m रोज़ तक तो नहीं लिख सकते, फिर इधर भी सो ऑन कर देंगे आप। 3 डॉट का मतलब है कि यहाँ भी आगे रोज़ आ सकती हैं, और आप लास्ट रोज़ लिखना शुरू। लास्ट रो का नंबर m है तो m से स्टार्ट होगा। m कॉलम फर्स्ट है तो m1, AM1 यानी mth रो है और फर्स्ट कॉलम है, फिर AM2 mth रो सेकंड कॉलम, AM3 mth रो थर्ड कॉलम, AM4 mth रो फोर्थ कॉलम, और लास्ट पे MN mth रो और nth कॉलम हो जाएगा। सो दिस इज़ जर्नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। इसमें टोटल रोज़ m है और टोटल कॉलम n है, वो आपने इस कॉर्नर पे लिखना है, पहले रोज़ की तादाद फिर कॉलम की तादाद। तो इस फॉर्मेट को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट कहेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। आपने जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन करनी है तो आपने ये जर्नल मैट्रिक्स उस डेफिनेशन के अंदर लिखना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप जर्नल जब डेफिनेशन करेंगे तो पेज 81 के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करना आपने। अ ब्रैकेटेड
रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m बाय n एलिमेंट्स अरेंज इन m रोज, यानी अरेंज कैसे किया है इनको, m रोज में और n कॉलम्स। तो इस तरह वर्टिकल देखेंगे तो n तादाद है और हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो उनकी तादाद m होगी। सच एज ये मैट्रिक्स बनाए इज कॉल्ड एन m बाय n मैट्रिक्स, इसको हम एक m बाय n मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे आपने डेफिनेशन को कंप्लीट करना होगा, पेज 81 पे स्टार्ट में जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स आपके देंगे। क्लियर। इसके बाद सिंपल ये आ जाता है कि जब हम मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं तो मैट्रिक्स लिखने का जो मैट्रिक्स को क्या नाम देना है, उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम क्या नाम दे सकते हैं। तो जनरली जो है वो मैट्रिक्स जो हैं वो उनको आप कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ई, टी, सी, आप कैपिटल लेटर्स जो हैं उनसे किसी भी मैट्रिक्स का नाम रख सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको कोई मैट्रिक्स को नाम देना चाहता हूँ तो आप इक्वल करके कैपिटल ए लिखेंगे। कैपिटल ए का मतलब जब भी आ जाएगा चैप्टर 3 के अंदर तो इसका मतलब होगा ये कोई मैट्रिक्स है। बी, सी, डी इसी तरह कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल लेटर्स उनके लिए यूज़ करेंगे से स्मॉल एल, एम, एन, ए, बी, सी एंड स्पेशल नोटेशंस हैं A11, A12, A13, ETC, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो या तो आप स्मॉल लेटर सिंपल यूज़ कर लें या फिर स्मॉल लेटर विद पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, इनको भी आप साथ यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को शो करने के लिए। तो यहाँ तक मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, आपने जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करना है वो आपने यहाँ से डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए पेज 81 के ऊपर जो है। अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m बाय n एलिमेंट्स अरेंज इन m रोज एंड n कॉलम्स सच एज, ये मैट्रिक्स जर्नल बनाए इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। मैट्रिक्स जब डिफाइन कर लेते हैं तो उसको नाम रखना ज़रूरी हो जाता है। तो नाम जब आपने रखने हैं तो कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। फिर जो उस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज़ हैं वो नंबर की फॉर्म में हो सकती हैं, और अगर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में देनी है तो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं या स्पेशल नोटेशंस विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट A11, A12, A13, इस तरह की पोजीशन जैसे मैंने जनरल डेफिनेशन के अंदर यूज़ की हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो इस आर्टिकल के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ। आपने इस तरह का ही एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। ये तो मैंने m बाय n का मैट्रिक्स जनरेट किया है। इसी तरह अगर आपको कोई पर्टिकुलर कह दिया जाए मसलन इसको क्वेश्चन बना लें, राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बाय 3, 4 बाय 3 ऑर्डर का आपने एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये आपको वो एक मैट्रिक्स लिखने के लिए कह रहा है। तो आप सोल्यूशन में क्या आएंगे, जब आपको वो जर्नल मैट्रिक्स की बात कर देगा तो आपने अपनी मर्ज़ी से एंट्रीज ले सकते हैं, और आपने पोजीशन वाली एंट्रीज लेने से ज़्यादा बेहतर है। मैट्रिक्स नेम इज़ ए, लेट्स सपोज 4 बाय 3 ऑर्डर है। इसका मतलब है रोज़ कितनी है 4 और कॉलम कितने हैं 3। पहली जो वैल्यू होगी वो रोज़ की तादाद होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो कॉलम की तादाद होगी। इसका मतलब है आपने 4 रोज़ बनानी है, कॉलम 3 बनाने हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो बन गई और 3 कॉलम तक बन गए। आगे अब नहीं जाएंगे आप, A11, A12, A13 फर्स्ट रो बन गई। फिर सेकंड रो में आएंगे A21, A22, A2 सेकंड रो बन गई और उसकी 3 एंट्री होंगी 3 कॉलम तक। फिर थर्ड 31, 32, 33, 41, 42, 43। सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बाय 3। ये जर्नल मैट्रिक्स ऑफ 4 बाय 3 आपने बना दिया है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो आप काउंट कर लेंगे, इसके अंदर 12 एलिमेंट आएंगे, और किस तरह किस पोजीशन में आएंगे वो आपको इसको फॉलो करना होगा।
क्लियर? सो राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3, एक 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख के दिखाएं जर्नल फॉर्मेट के अंदर। तो इसमें आपने यहाँ से देखना है कि रोज़ 4 हैं, कॉलम 3 हैं। अब आपको मैट्रिक्स जनरेट करना है। मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए डेफिनेशन ज़हन में होनी चाहिए कि ब्रैकेटेड जो है वो अरेंजमेंट आपने बनानी है नंबर्स की, और किस तरह 4 रोज़ बने 3 कॉलम बने। तो A11 ये पहली रो पहला कॉलम की पोजीशन, फर्स्ट A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो थर्ड कॉलम। इस तरह ये आपने बाकी अरेंजमेंट कर ली। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि 4/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स जनरेट होगा। क्लियर? एक छोटी सी एग्जांपल इसके साथ देखेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपको ये पोजीशंस का एक ही इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि ये पोजीशन के जो आपकी नंबरिंग है 2, 2, 2, 3, ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स के अंदर किस जगह पे होती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मैंने मैट्रिक्स 4/3 ऑर्डर का बनाया है। मैं आपसे पूछता हूँ A23 कौन है इस मैट्रिक्स के अंदर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। A23 का मतलब है कि सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट क्या है। इसको इस तरह चेक करना आपने। सेकंड रो पे जाएं और थर्ड एलिमेंट पे चले जाएं, यानी इसकी बात हो रही है। सो A23 इज 7। A23 इज 7। तो आपको जर्नल एलिमेंट को देख के पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना आना चाहिए कि उस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इसका आगे यूज़ भी आएगा। फिर इसी तरह A12 एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के अंदर। तो 1, 2 का मतलब है फर्स्ट रो के अंदर सेकंड एंट्री क्या है। तो फर्स्ट रो में जाए और सेकंड एंट्री 3, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 3 है। फिर सिमिलरली A32 मीन्स थर्ड रो के अंदर सेकंड एंट्री क्या है, ये पूछ रहा है वो। तो थर्ड रो में आ जाए और उसकी सेकंड एंट्री दैट इज़ 1। तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर उन एलिमेंट की पोजीशन नंबर क्या है उनको आपको चेक करना आना चाहिए और फाइंड आउट करना आना चाहिए। वो उस वक्त ही आएगा जब आप जर्नल फॉर्मेट के अंदर मैट्रिक्स को लिखना और देखना जानते होंगे। तो फिर ही आप उस किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर जिसके अंदर कोई काउंटिंग वाले नंबर यूज़ हो रहे होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ हो रहे होंगे, उनकी एलिमेंट की पोजीशन निकालनी आपको आती होगी कि ये एलिमेंट इस पोजीशन पे है, ये एलिमेंट इस पोजीशन पे है। तो ये चीज़ आपको आज के लेक्चर तक पता चल जानी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम मैट्रिक्स के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। उसमें आपको अभी तक के इस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, पेज 81 वाली जो है। फिर रोज़ और कॉलम्स की अरेंजमेंट, ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये अपने आप माइंड में वैसे ही रखें। तो प्रॉपर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो जर्नल वाली आपने लिखनी है। फिर मैट्रिक्स के को किस तरह के नाम आप दे सकते हैं, एलिमेंट को किस तरह के नाम दे सकते हैं। किसी भी ऑर्डर का जर्नल मैट्रिक्स लिखना हो इस पैटर्न का तो वो आप कैसे लिखेंगे, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर है कि कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया हो, आपको पर्टिकुलर पोजीशंस या पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें से अलग करने हो तो आप वो किस तरह उसमें से अलग कर सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ें आपको इस चैप्टर से अभी तक आनी चाहिए। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।